दोस्तों नमस्कार। आज एक ख़ास मसले पर हम यहाँ आए हैं बात करने। मसला है कश्मीर का। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने एक फ़ैसला लिया और धारा 370 ख़त्म करके वो कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। उसका जो राज्य का दर्जा था उसको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया था। ये फ़ैसला ऐसा था जैसे कि कश्मीर से उसकी ऑक्सीजन छीन ली गई हो। जम्मू कश्मीर जो आम तौर पे आईसीयू में रहता है, जो ऑक्सीजन बची हुई थी उसको भी सरकार ने उस फैसले से छीन लिया था। हालांकि जैसी उम्मीद थी, संभावना जताई जा रही थी कि बड़े स्तर पर विरोध होगा, वो विरोध तो नहीं हुआ, क्योंकि सरकार जो है तमाम जो फोर्सेस थी, जो पैरामिलिट्री से लेकर सेना तक, चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया था। इंटरनेट छीन लिया था, बंद कर दिया गया था, कम्युनिकेशन के सारे साधन बंद कर दिए गए थे। लिहाजा घर घर पर नज़र रखी जा रही थी और ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना का दौर आया तो पूरा देश उससे प्रभावित था, कश्मीर भी उसमें। कश्मीरी कैसे बाहर निकलते। अभी जब इंटरनेट बहाल हुआ है और कुछ कम्युनिकेशन बढ़ा है तो गतिविधियाँ शुरू हुई हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ भी शुरू हुई हैं। लेकिन इस बीच हिंसा ने एक बार फिर जो है कश्मीर को जकड़ लिया है। पिछला जो पूरा एक महीना है उसमें घटना 2 अक्टूबर से शुरू हुई। गांधी जयंती जो अहिंसा का दिन माना जाता है, उस दिन हिंसा हुई, 2 मुस्लिम मारे गए। उसके बाद 5 अक्टूबर को वहाँ एक जो है फार्मासिस्ट जो कश्मीरी पंडित थे उनकी हत्या की जाती है। उसी दिन एक जो है जो बिहारी वेंडर थे उनकी हत्या की जाती है और एक मुस्लिम को मारा जाता है। और उसके बाद 7 अक्टूबर को 2 महिलाएं, एक प्रिंसिपल जो महिला हैं सुबिंदर कौर, उनकी हत्या की जाती है। और इस तरह से 7 अक्टूबर के बाद फिर जो है 16-17 अक्टूबर को हत्याएं होती हैं। इस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ अब तक 39 लोग करीब मार दिए गए हैं, जिसमें 17 मिलिटेंट्स हैं, 12 सिविलियंस हैं और 10 जो है आर्मी के जवान भी मारे गए, उसमें एक अफसर भी शामिल है। तो ये एक महीने में इतनी ज़्यादा हिंसा की घटनाएं हुई हैं। कैसे कश्मीर बदल रहा है, एक कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है, जो नया दौर चला है, इस पर जानने के लिए, क्योंकि हमारे पास इस समय संजय काक जी हैं जो रहते दिल्ली में हैं, घर कश्मीर में भी है और आना जाना बना रहता है, और अभी दौरा करके लौटे, 1 हफ्ता करीब श्रीनगर में रहे हैं। तो बहुत चीज़ों को कहिए तो नज़दीक से इन्होंने जाना समझा है और उन्हीं से बात करते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। मैं जितनी बातें किया हूँ, जो अभी बोला हूँ, ये एकाएक तब्दीली क्यों, एकाएक तब्दीली के तौर पर देखा जाए या ये कोई नया माहौल है, नई बात है जिसको चिन्हित किया जाना चाहिए? क्या है पूरा मसला? आपने जो वर्णन किया कि अगस्त 2019 के बाद जो स्थिति, वहाँ जो ऑक्सीजन कट ऑफ होने की जो बात आपने कही, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि एक तरीके से कश्मीर जहाँ जो संकट में पिछले 30 सालों से फंसा हुआ है, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि अगस्त 2019 के बाद तो पूरी तरह एक तरीके में एक इमरजेंसी में है, एक आपातकाल में है। तो आपातकाल में एक सन्नाटा भी होता है कई किस्म का, और जो हम पिछले 2 साल से देख रहे थे वो एक तरीके का एक सन्नाटा था। वो उसे हम अमन नहीं कह सकते, हम उसे शांति नहीं कह सकते, हम यही कह सकते हैं कि सब चीज़ पर एक इतना कठोर किस्म का एक कंट्रोल, एक दबाव जो था, जो जिसे हम कह सकते हैं कि जिसकी जो ऑक्सीजन काटने की आपने बात की, वो स्थिति थी। तो ये जो अक्टूबर के महीने में जो ये एक उबाल सा आया, इसे हम मान सकते हैं कि जहाँ आप स्थिति को आपने एक बहुत कठोर तरीके से बंद कर रखा था, उसमें एक तरीके से एक विस्फोट हुआ है। देखिए, एक बात तो हमें माननी चाहिए कि इस तरह की किलिंग्स तो पिछले 30 साल से होते रही हैं। इस बारी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि इसमें कुछ माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हुई हैं, और ये एक दुर्भाग्य की बात है कि सिविलियन किलिंग्स सिर्फ जब कश्मीरी पंडित या सिख या कोई अन्य हिंदू हो तब वो नेशनल मीडिया पर उसके बारे में चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई
कश्मीरी मुसलमान नहीं मरा हो पिछले 6-8 महीने में, सिविलियन हो या जैसा भी हो। तो ये लेकिन ये एक रियलिटी है हमारी कि कश्मीर की जो सिचुएशन, जो मैं समझता हूँ शुरू से एक तरीके से कम्युनलाइज्ड रही है, वो अब हमारे इस दौर में ज़्यादा कम्युनल हो चुकी है। हमारी नज़र, हमारे कश्मीर को देखने का रवैया, ये सब बहुत ज़्यादा एक कम्युनल लेंस के थ्रू हम लोग इसको अब देखते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि हमें नज़र में रखनी चाहिए। एक तो ये कि कश्मीर की सिविल सोसाइटी जो है वो लगभग, मैं समझता हूँ कि उसको तो बिल्कुल ही मतलब बंद कर दिया गया है। अगस्त 2019 के बाद कुछ एक 5-6 महीने का दौर था जबकि वहाँ के जो पत्रकार थे, लोकल जर्नलिस्ट थे, बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग की उन्होंने और कश्मीर में क्या हो रहा था उसकी खबर वो बाहर पहुँचा पाए। लेकिन पिछले साल भर में जो मीडिया के ऊपर एक कंट्रोल्स डाली गई हैं, उनसे ये है कि अब आपको कहीं से भी सही खबर भी नहीं आ रही है। कश्मीर के अंदर का जो मीडिया है उसके भी, जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना, घुटने तोड़ दिए गए हैं, तो उनमें कोई दम नहीं है रिपोर्टिंग के लिए। और बाहर के मीडिया के लिए भी जो रिपोर्टिंग करते हैं उन पे भी बहुत सख्त कड़ी निगरानी रखी जाती है। तो अब ये स्थिति है कि आपके मीडिया जो है वो एकदम चुप्पी में चली गई है बाय एंड लार्ज। आपका जो पॉलिटिकल क्लास था, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी, आपको भी मालूम है कि पहले 9 महीने के लिए तो सबके सब जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थे वो हिरासत में थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला थे, चाहे उमर अब्दुल्ला थे, चाहे उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य साथी, चाहे पीडीपी की महबूबा मुफ्ती थी या कोई भी उनके जो साथी थे, सबके सब अंदर थे। कांग्रेस के भी जो लीडर्स थे। तो मुझे लगता है कोई भी जो अपने आप को पॉलिटिकल क्लास का एक नुमाइंदा समझे वो हिरासत में ले लिए गए थे। तो उनके ऊपर भी एक अंकुश बहुत ज़बरदस्त लगा। और तीसरी चीज़ है जो थोड़ी बहुत वहाँ सिविल सोसाइटी बची खुची थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उनके ऊपर भी बहुत सख्त प्रेशर है। और मैं प्रेशर किस तरीके का प्रेशर कह रहा हूँ कि पत्रकारों को आप पुलिस और एजेंसीज के ज़रिए से पूछताछ के लिए बुलाया जाना, रेड्स, सिविल सोसाइटी के लोगों के ऊपर रेड करना, तो एक तरीके से एक अजीब व गरीब चुप्पी जो है वो थोपी गई है। बिल्कुल, आपने जो इशारा किया शायद वही बात है प्रमुख तौर पे। लेकिन अगर हम बात करेंगे मिलिटेंसी वाले पहलू पर, जो बढ़ी है हिंसा, जो लोग हैं अभी उनका नाम क्लेम किया, जो रेजिस्टेंस फ्रंट नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है जैसे मोहम्मद से भी किसी स्तर पे जुड़े हुए हैं लोग। तो ये कितना अंदर के लोग हैं और कितना बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, या अभी अंदर का नहीं बाहर से कोई जो है आई है, पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकती हैं, ये इस पहलू पर ज़रा कुछ बताइए। देखिए, इसके बारे में जबकि ऐसी स्थिति हो कि आपको ये नहीं मालूम कि सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे कौन हैं, तो उस दौर में आप ये कहना कि जो मिलिटेंट भी है, चेहरा चाहे बाहर का कुछ भी हो, वो कौन है, कहाँ से आया है, इसके बारे में बहुत मुश्किल है कहना। तो ये मुझे लगता है कि जो इसमें मतलब जो चाहे पुलिस में हो, चाहे इंटेलिजेंस में हो, चाहे पत्रकार हो, जो 24 घंटे इन्हीं मुद्दों के बारे में सोचते रहते हैं, वो भी आपको इसका साफ जवाब नहीं देंगे। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जबकि किसी भी जगह में, चाहे सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कह रहा हूँ, कहीं भी दुनिया में कहीं भी, जब आप इतनी लंबी काउंटर इंसर्जेंसी में फंसे रहे ना, तो फिर सच में जो उसकी बाउंड्री होती है वो कभी साफ नहीं होती है कि मिलिटेंट कौन है, और इस तरफ मिलिटेंट से लड़ने वाले की जो बाउंड्री भी जो है वो बहुत मतलब धुंधली सी हो जाती है। तो अक्सर ये होता है कि कश्मीर में जब कोई सिविलियन किलिंग होती है तो लोकल पॉपुलेशन का पहला जो उनका जो रिएक्शन होगा वो यही होगा कि नहीं, ये तो एजेंसियों ने कराया है। इसमें चाहे सच्चाई हो ना हो, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लोगों के मन में ये शंका रहती है कि ये किसने कराया, कौन है इसका जिम्मेदार। तो
ये तो फिर ऐसा ही होता है कि इसका कोई तहकीकात तो होती नहीं है। बाद में 1 महीना 2 महीना बाद कोई मिलिटेंट, जैसे कि वो जो केमिस्ट जिनका आपने जिक्र किया, बिंद्रू, जो कश्मीरी पंडित थे जो मारे गए, अब वो क्यों मारे गए, किसने मारा, ये तो कभी भी हम कह नहीं पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि 1 महीने बाद कहीं कोई मिलिटेंट मारा जाएगा और हमें बताया जाएगा कि ये वही था जिसने बिंद्रू की हत्या की थी। इसका कोई सबूत नहीं है, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होगी। वो हमें आश्वासन देते हैं पुलिस के, ऐसा हुआ तो हमें मानना पड़ता है। अभी अभी कहा जा रहा है कि जो निशाना बनाया है मिलिटेंट्स ने, वो बाहरी लोगों को, खास करके वेंडर्स और बिहारी जो मजदूर हैं, कारपेंटर हैं। तो इसके पीछे क्या कोई रणनीति, मतलब कि क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या माना जाए? एक तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि शायद लोग ये नहीं जानते हैं कि कश्मीर में जो प्रवासी लेबर आती है उसकी जो संख्या है वो लगभग 11 लाख के करीब है। हाँ, मैं समझता हूँ कि कश्मीर का कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें बाहर की लेबर अब एम्प्लॉयड नहीं है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, मिस्त्री का काम हो, एग्रीकल्चर हो, सेब के बगीचे हों, चावल की खेती हो, हर चीज़ में बाहर की लेबर है। और इतने साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, बीच बीच में हुई हैं, लेकिन वो जब भी किलिंग्स हुई हैं तो उनके ऊपर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रहा है, ये क्यों मारा गया, कौन मारा गया। तो अभी भी जब वो जो कुल्फ़ी बेचने वाले या किसी गोलगप्पे बेचने वाले को मारा गया तो लोग निकले, लेकिन 11 लाख लोग नहीं निकले। तो इसका ये मतलब है कि वहाँ एक सोसाइटी के अंदर जो बाहर की लेबर है उनके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता है। और ये भी मैं आपको कहूँ कि जो बिहार और यूपी से वहाँ लेबर आती है उसका बहुत कम सेक्शन जो है वो मुसलमान है, बाकी जो है वो गैर मुसलमान है। तो ये क्या है, लेकिन क्योंकि वो बाहर की लेबर है और वो मज़हब से मुसलमान नहीं है, तो अगेन हमारी जो मीडिया है वो इसको लेकर एक चाबुक बन जाती है कि देखिए कश्मीरी कितने इंटॉलरेंट हैं और कितने कम्युनल हैं, इन लोगों को मार रहे हैं। तो लोग वहाँ से निकले, लेकिन उनका नवंबर के मिडिल तक तो वो लोग हर साल निकल जाते हैं, क्योंकि कश्मीर की जो ठंड है उसके लिए इंसान की जो तैयारी होती है वो शायद कश्मीरी ही कर पाते हैं। तो ये जो बाहर की, जो मैं आपको 10-11 लाख की जो संख्या बताई है, उसमें से 90 से ज़्यादा प्रतिशत जो है वो हर साल नवंबर के महीने में निकल जाते हैं। इस बार क्या हुआ, क्योंकि वो किलिंग हुई तो वो थोड़ा जल्दी निकल गए। लेकिन आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा कि अप्रैल का जब महीना आएगा, मई का जब महीना आएगा, तो इसका जो ज़्यादातर सेक्शन है वो लौट भी आएगा। तो मुझे लगता है कि जो लेबर है वो उसका एक सोसाइटी के साथ एक बहुत करीबी रिश्ता होता है। तो क्योंकि लोकल सोसाइटी समझती है कि इन किलिंग्स का क्या मायने हैं, तो वो लोग भी समझते हैं इसको, तो वो उसको उस रंग में नहीं देखेंगे जिस रंग में शायद आप और मैं या इस देश के मीडिया वाले दिखाना चाहते हैं हमें। दो सवाल एक साथ जोड़ते हैं। ये पाकिस्तान अभी पॉलिसी तौर पे कश्मीर को लेके क्या रुख है, अगर उसको आप कुछ समझा सकें। दूसरा, अभी जो क्योंकि एक अपने तरह की स्टेटस को में चेंज आया है 5 अगस्त 2019 के बाद, तो एक चाइना वाला फैक्टर भी हो जाता, लद्दाख के पूरे प्रकरण को उसी से जोड़कर लोग देखते हैं। तो इसमें चाइना क्या भूमिका बन रही है, तो इन दोनों संदर्भों में आप अगर कुछ कहें तो। देखिए, एक तरीके से अगर हम समझें तो अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आया है उसने पाकिस्तान की स्थिति जो को मजबूत ही किया है, कमज़ोर नहीं किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब चाइना ने बिल्कुल खुले तौर से कहा है कि आपने आर्टिकल 370 को हटा दिया है, तो लद्दाख की जो लीगल पोजीशन है वो हमारे लिए बदल चुकी है। और पाकिस्तान और चीन के बीच में जो रिश्ता है वो अब बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो चुका है। तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बनस्पत के 2 साल पहले के। तो ये एक चीज़ है जो कि शायद लोग इतना समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब भारत की जो सेना है उसे कश्मीर में भी 2 सेक्टर में लड़ाई लड़नी है।
या मैं इतना कह सकते हैं कि उसकी फौज जो है 2 बॉर्डर पे तैनात है, एक चाइना बॉर्डर पे लद्दाख पे और एक दूसरा पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और तीसरी जगह उनको जो काउंटर इंसर्जेंसी में उनका रोल है। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का तो रोल रहा है, 1990 से लेके आज तक रोल रहा है, और ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये बार बार कहना कि ये इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल मतलब एक पोजीशन है, लेकिन इसका रियलिटी में कोई भी जो अगर इसको, और इसमें मैं समझता हूं कि अगर आप जो फौजी कमांडर भी रहे हैं पुराने, उनके भी लेख पढ़ेंगे तो वो भी ये कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के साथ बात करना तो बहुत ज़रूरी है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो चल रहा है वहाँ, उसमें चूँकि एक पॉलिटिकल जो रेजिस्टेंस खड़ा होना चाहिए और एक जनता का जो कहिए तो अपना उसका जो जनमत है वो आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। इसमें मिलिटेंसी के लिए एक स्थान मिल जा रहा है। ये पिछले दिनों जो गुपकार बना और तमाम अलायंसेज और एक सामूहिक रूप से रजिस्ट करने का जो एक सवाल खड़ा हो रहा था, इस पे वो चीज़ें क्या बढ़ नहीं पाई और इस वजह से भी चीज़ें आगे बढ़ रही है? देखिए, ये एक आप समझें तो कश्मीर में राजनीतिक लेवल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ होने दे रही है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, वो मेरी नज़र में तो एक तरीके से एक खिलवाड़ ही है। क्योंकि पहले आपने पूरी पॉलिटिकल क्लास को 9, 10, 11 महीने तक बंद रखा, फिर आपने उस दौरान सिर्फ उनको गलियारा, गाली गलौज के ये चोर हैं, इन्होंने कश्मीर को लूटा है, इन्हीं की वजह से कश्मीर की सब समस्याएं हैं, ये स्थिति थी। फिर एक बारी आपने उनको छोड़ दिया तो उसके 6 महीने बाद उन्हीं को आपने प्रधानमंत्री ने न्योता देकर दिल्ली बुलाया, तो सबको लगा कि चलो कुछ शायद अब बदलाव आने वाला है। लेकिन उसके बाद स्थिति बिल्कुल वापस चली गई। एक तरफ से जो प्रयास रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन रहे हों या पंचायती इलेक्शन हुए, उनके क्या रिजल्ट हुए उसकी डिटेल भी आई, लेकिन आज की डेट में क्या वो जो इंस्टीट्यूशंस थी उनसे कुछ आप कुछ चेंज ला पा रहे हैं? कोई भी ये नहीं कह सकता कि ऐसा हो रहा है। तो कुल मिला के कश्मीर में मुझे लगता है कि बीच बीच में जो ये कुछ सरकार स्पेस देती है, वो शायद कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, लेकिन भारत में जो दूसरी राजनीति है उसमें कुछ दिखाने के लिए होती है कि यहाँ पे देखिए, अब हमने ये जगह दी, नहीं अब हम इनके ऊपर बरस रहे हैं, नहीं हम इनको थोड़ी सी स्पेस दे रहे हैं, नहीं हम इनके ऊपर काबू कर रहे हैं। तो ये जो इसका उतार चढ़ाव है, इसका कश्मीर की राजनीति से नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति, भारत की राजनीति के साथ ज़्यादा जोड़ है। ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे इतर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है अभी तक। अभी इस दौर में जबकि पोस्ट जो है अगस्त 19, हुर्रियत की क्या भूमिका बन रही है और किस रूप में देखा जा रहा है? देखिए, हुर्रियत की 2 अलग अलग फैक्शंस थे। एक तो जो सैयद अली शाह गिलानी लीड करते थे और दूसरे जो मीरवाइज उमर फारूक लीड करते हैं। सैयद अली शाह गिलानी तो आपको जैसे जानते हैं कि वो पिछले 11 साल से घर में बंद थे और कुछ महीने पहले उनका देहांत हो गया। तो उनके जो नंबर 2 थे वो जेल में कोविड से गुजर गए। तो उनका जो गुट है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अंकुश है, और वो पब्लिक स्फीयर में उनका कुछ ज़्यादा रोल अब रह नहीं पाया है। मीरवाइज उमर फारूक जो हैं वो भी ज़्यादातर हाउस अरेस्ट में ही रहते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत बोल पाते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर हम कहें तो हुर्रियत का भी वही हाल है जो कि बाकी सब पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो नज़रबंद है एक तरीके से। इसमें क्या कोई एकता की भी संभावना बन सकती है भविष्य में? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और एक सामूहिक रेजिस्टेंस में जाएं मिल करके? देखिए, जो स्थिति वहाँ है वो इतनी
जैसे अब मैंने आपको कहा, वो जो इमरजेंसी का जो स्टेटस है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि जिस तरह के आप एक तरीके से लोगों का आपस में मिलकर कुछ एक पोजीशन लेना, वो तो तब हो सकता है जबकि आपके पास थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक स्पेस हो। तो मेरी समझ में इस वक्त वहाँ, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है, पॉपुलर गवर्नमेंट तो है नहीं, तो इस वक्त वहाँ डेमोक्रेटिक स्पेस जो है वो लगभग ना के बराबर है। तो उसमें किसी भी तरह की आप सियासी मतलब सोल्यूशन को आप ढूंढना चाहें तो वो बहुत मुश्किल है। ये सरकार की तरफ से अभी कहा जा रहा डिलिमिटेशन का एक मामला चल रहा है, ये क्या है कि किस रूप में सरकार मतलब उसकी मंशा क्या है, इसके जरिए क्या हासिल करना चाहती है? और भविष्य में राज का दर्जा देने का सवाल है, सरकार कहती है हम करेंगे, उसके बाद चुनाव कराएंगे, राज का दर्जा देंगे, ये रोड मैप क्या है सरकार का, उसके बारे में क्या? देखिए, डिलिमिटेशन की ज़रूरत सरकार कह रही है इसलिए है क्योंकि जब पिछले डिलिमिटेशन के बाद और आज तक जो जम्मू का एरिया है उधर पॉपुलेशन बढ़ गई है, सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये हमें रीज़न दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि डिलिमिटेशन के बाद जो नया इलेक्शन का जो नक्शा बनाया जाएगा उसमें आप ये देखेंगे कि जम्मू की ज़्यादा सीटें होंगी और बनस्पत के कश्मीर की, और कल को जब इलेक्शन बुलाया जाएगा तो जो चीफ मिनिस्टर है वो जो अक्सर कश्मीर से ही हुआ करते थे वो अब कश्मीर के नहीं हो पाएंगे। तो आप जो पॉलिटिकल स्पेस थोड़ी बहुत कंसीड कर भी देंगे, चाहे वो पीडीपी को करें या एनसी को करें या कांग्रेस को करें, वो कुछ भी कर लें, वो कभी भी वहाँ पे सत्ता में अब नहीं आने की संभावना है। तो ये सरासर एक शिफ्ट है जिससे कश्मीर की जो सियासत है उसमें भी, उस घेरे में भी अब कश्मीर के जो पब्लिक है उनकी आवाज़ जो है वो जम्मू से दबाई जाएगी। दो तीन सवाल और महत्वपूर्ण हैं इस पूरे घटनाक्रम में। आप देख रहे हैं कि न केवल कश्मीर घाटी बल्कि जम्मू और लद्दाख भी अपने तरीके से उसके शिकार हैं। तो अभी पिछले दिनों देखा जा रहा था जैसे कि वो जो है अलग हो गए और स्वतंत्र हो जाएंगे, अब उनकी भूमिका बढ़ जाएगी। तो उनका क्या रुख है, क्या रिएक्शन है अभी जबकि 2 साल करीब हो गए हैं? देखिए, लद्दाख की अगर हम स्थिति देखें तो एक तरीके से, चाहे वहाँ कभी कोई इंसर्जेंसी नहीं है, कोई मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन लद्दाख में भी जो मिलिटराइजेशन जिसको हम कहते हैं, सैन्यकरण, वो इतना भारी है कि वहाँ के भी लोग जो हैं उन्हें भी इसके साथ कभी ना कभी तो झेलना होगा। तो लद्दाख के लोग भी इस वक्त एक तरीके से बड़ी धीमी आवाज़ में लेकिन अपना प्रतिरोध वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये जो आपने हमें जो कहा था कि अगर हम स्टेट बन जाएगा तो ये मिलेगा या फलाना होगा या इलेक्शन होगा, तो अभी वो वही लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है वहाँ। तो लद्दाख में भी लोगों का थोड़ा बहुत नाराज़गी पेश आ रहे हैं। जम्मू में और दूसरे वजूहात हैं जिससे लोग नाराज़ हैं, क्योंकि जम्मू की इकोनॉमी में बहुत असर पड़ा है जब से ये कश्मीर के साथ जो नाता तोड़ने की बात हुई है। पहले वो दरबार मूव हुआ करता था। तो आप लद्दाख जम्मू के बारे में कह रहे थे कि जम्मू में भी कहिए तो नुकसान हुआ है उनका। जी, क्योंकि जैसे कि पहले वो दरबार मूव हुआ करता था तो उससे क्या होता था कि 6 महीने के लिए जो पूरी सरकार है वो जम्मू शिफ्ट करती थी। तो जम्मू में लोगों के मतलब मकान रेंट पे दिए जाते थे, जम्मू में खरीद फरोख्त होती थी। वो एक ही झटके में एक परंपरा को ख़त्म कर दिया गया। तो उससे न सिर्फ ये हुआ कि अब जो सरकार है वो जो जम्मू में है वो जम्मू में ही रहेगी और जो कश्मीर में है वो कश्मीर में रहेगी, लेकिन लोगों की आर्थिक, शहर की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी काफ़ी चोट पहुंची है। और आपको ये जानना चाहिए कि जम्मू का जो सिटी है वो तो पिछले 50-60 साल से पहले जनसंघ का और उसके बाद बीजेपी का गढ़ रहा है। तो एक तरीके के कुछ ऐसे भी ये इन्होंने कदम लिए हैं जिससे जम्मू के लोगों को भी आपत्ति हुई अभी है। जो ये तो हो गया एक पॉलिटिकल मसला। अगर आपसे पूछें
कि क्योंकि जो पूरा एक भू राजनीतिक स्थिति है कह सकते हैं उस पूरे इलाके की बदल रही है साउथ एशिया की। जब अफ़गानिस्तान वाला प्रकरण आया है और तालिबान का इसमें वहाँ रूल है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का खुला संरक्षण समर्थन एक दूसरे के साथ गलबहियाँ अपने तरीके से, और पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर सकता है, तो कश्मीर में भी क्या है इसका कुछ असर पड़ेगा? ये आपका सवाल जो है ये सबसे अहम है, क्योंकि पिछले 30 साल से अम, चाहे कोई भी सत्ता में रहा हो दिल्ली में, उनका ये मेन उनका मुद्दा ये रहता था कि कश्मीर जो है वो हमारा मसला है, इसमें और कोई भागीदारी किसी की नहीं है। लेकिन अब जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो जो बदलाव आ रहे हैं, उससे एक बार फिर हमें याद दिलाया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो एक बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल मतलब एरिया को ऑक्यूपाई करता है। एक तरफ से चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान दूर नहीं है, सेंट्रल एशिया बहुत दूर नहीं है। तो ये सिर्फ अब भारत क्या चाहता है उस पे नहीं निर्भर है, इसमें बहुत बहुत दूसरी चीज़ों को भी नज़र में रखना है और जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है अक्सर। तो ये क्या है कि चीन का क्या पोजीशन है लद्दाख के बारे में, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के उनका क्या रिश्ता है कश्मीर के साथ, या जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसका क्या रिश्ता है इसके साथ, और इस पूरे रीजन का आपस में क्या रिश्ता है, और जिस तरह से भारत की जो एक तरीके से नज़दीकी है वो तो अमेरिका के साथ बढ़ रही है। अमेरिका तो बहुत दूर है, जो हमारे आसपास हैं उनके साथ तो हम एक तरीके से बिगाड़ ही रहे हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो। तो कुल मिला के अगर हम समझें कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो अगस्त 2019 के बाद बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज हो चुका है। जो जिस मुद्दे को, जिस मसले को आप हमारा इंटरनल मैटर कह के कभी थकते नहीं थे, उसको आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि अब वो बहुत बहुत ऊंचे लेवल पर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। उसका ये मतलब नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस पे इस पे बहस हो रही है, लेकिन ज़मीनी लेवल पर मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अब जो तार हैं वो कहीं बहुत और दूसरी जगह से बंधे जा रहे हैं, और इस पे ना तो हमारे मीडिया ना हमारी सरकार को कोई इसके बारे में दिलचस्पी है या कोई इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे। अब अगर आखिरी उसमें चलें तो क्या कोई रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा मामला जो लगे कंसेंसस है जिसमें कि सरकार भी तैयार हो सकती है और वहाँ पॉलिटिकल क्लास भी तैयार हो जाएगा, मिलिटेंसी के लिए भी एक जो है हो जाएगा कि भाई कुछ मिला है तो उनके लिए जनमत उनके खिलाफ जाए, ऐसा कोई एक है विकल्प, ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई प्लेटफार्म? देखिए, जो क्राइसिस है, जो संकट है, वो डेमोक्रेसी का है। कश्मीर में इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा तो डेमोक्रेसी की ही अभाव है। तो लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप मतलब आपने कल आपने निर्णय लिया और आप कश्मीर में डेमोक्रेसी वापस ला सकते हैं, क्योंकि पहले आपको सोचना है कि जो जो हमारा देश है इस वक्त, हम एक हर लेवल पर एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो ऐसे मौके पे ये समझना कि इसका कोई समाधान निकलेगा, मैं बहुत ज़्यादा इसमें मतलब उम्मीद नहीं रखता हूँ। दूसरी बात, बहुत साल पहले आप ही ने एक लेख में लिखा था कि कश्मीर में जो सांप्रदायिकता की खिचड़ी में राष्ट्रवाद का तड़का लगाया जा रहा है, ये आप ही के वर्ड्स थे। तो जब तक कश्मीर के मुद्दे को भारत की राजनीति में मतलब हर हफ्ते इस्तेमाल यूज़ करूँगा मैं वर्ड, इस्तेमाल किया जाएगा, तब तक वहाँ के लोगों के लिए कोई उम्मीद मुझे नहीं दिखती है।
बीच में उबाल आएंगे, बीच में लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, फिर से उबाल आएगा, फिर से। लेकिन जब तक कि भारत अपने डेमोक्रेटिक जो जड़ है हमारी उस पर नहीं लौट पाती है, तब तक कश्मीर में भी डेमोक्रेसी का लौटना मुझे तो बहुत एक दूर का सपना दिखता है। कोई ऐसी बात जो लग रहा हो पूरी बातचीत में छूट रही है, वो आना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लगता हो तो? नहीं, बस यही कि ये हमारे लिए, वैसे तो जो आप और मेरे जैसे लोग हैं, हमारे ऊपर सामाजिक लेवल पर कई कलंक लगे हुए हैं। आसपास ही अगर हम देख लें, गरीबी के, जात पात के, या जैसे भी हों। लेकिन ये जो कश्मीर का मुद्दा है और जिस तरह भारत के लोग कश्मीर की जनता के ऊपर जिस तरह की एक आपातकाल जो थोपे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये अभी भी बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और इसको आज भी लोगों की आंखों पर वो राष्ट्रवाद की जो पट्टी बंधी हुई है, तो और राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता दोनों की जो पट्टियाँ लोगों की आंखों के ऊपर लगी हुई हैं, वही हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ का भूगोल क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की एक हिस्ट्री जो अलग रही है। तो एक समझिए कि नासमझी बहुत ऊंचे स्तर पे है। और इस तरह की बातचीत से उम्मीद है कि थोड़ी बहुत तो कहीं एक बात छिड़े, नहीं तो अक्सर मीडिया में या लिखने में या पूरी कम्युनिटी में कोई कश्मीर के बारे में, मैं समझता हूँ कि कोई इन्फॉर्म्ड किस्म का डिस्कशन तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। शुक्रिया संजय जी जनचौक से बात करने के लिए। तो आपने देखा कि काफ़ी विस्तार से हमने बातचीत करने की कोशिश की, और सच्चाई यही है, कश्मीर की धरती का स्वर्ग उसे कहा जाता है, लेकिन एक अभिशप्त जीवन जिसको बोलते हैं वो कश्मीर जी रहा है। पहले उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, फिर जो सरकारें आईं वो भारत की हों या पाकिस्तान की, कश्मीर को हमेशा जो है शिकार बनाती रहीं, निशाना बनाती रहीं, और वो सिलसिला और आगे बढ़ा और आज अपने कहिए तो अति पर है, एक्सट्रीम पर है। और भारत सरकार के लिए कश्मीर और वहाँ की जनता वो एजेंडा नहीं है, वो एक मोहरा है जिसको पूरे देश के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पूनम मसीह के साथ जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।